वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में। इससे पहले वीडियो हमने बात करी थी विवाह विच्छेद के बारे में, ठीक है, आपने उसको देखा। उसके पहले हमने बात करी थी घरेलू हिंसा के बारे में, उसके पहले हमने बात करी थी दहेज की अवधारणा के बारे में, उसके पहले हमने बात करी थी दलितों की सामाजिक गतिशीलता के बारे में, उसके पहले हमने बात करी थी क्षेत्रवाद क्या होता है उसके बारे में, उसके पहले हमने बात करी थी किसके बारे में, तो भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में। उससे पहले हमने बात करी थी कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, यानी अल्पसंख्यक से क्या आशय है। उसके पहले हमने बात करी थी लैंगिक असमानता के बारे में। उससे पहले दोस्तों हमने बात करी थी किसके बारे में, निर्धनता के बारे में बात करी थी। दोस्तों, उसको आपने काफ़ी अच्छा प्यार दुलार दिया कि निर्धनता की अवधारणा कैसे हम देते हैं। निर्धनता की अवधारणा बात करती थी, भारत में निर्धनता मतलब गरीबी की स्थिति देखा था, उसके राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत कारण इत्यादि देखा था हमने, ठीक है। और उसके बाद में हमने बहुत सारे इतने लेक्चर हम लगभग दे चुके हैं, लगभग 10-12 लेक्चर हो चुके हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाना है हमको, ठीक। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल सके, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको, तो आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161936062 से जुड़ सकते हैं। उस पर BA सेकेंड ईयर से संबंधित जो प्ले लिस्ट हमने बनाई उसकी लिंक आपको सेंड कर देंगे। 9161936062 से जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे बना हुआ है, ठीक, मतलब व्हाट्सएप पे बना हुआ है, और गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप्स बना हुआ है, ठीक। तो आप अगर जो है जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9161936062 पे व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको ग्रुप की लिंक सेंड कर देंगे। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का एक टॉपिक है जो कि BA सेकंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। भारतीय समाज और मुद्दे एवं समस्याएं प्रथम प्रश्न पत्र का नाम होता है, ठीक है। सेकंड पेपर का नाम होता है सामाजिक संरचना, सॉरी सामाजिक चेंजमेंट क्या होता है और उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी सामाजिक जो है नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। तो उसका भी सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे तो आने वाले समय में, ठीक है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल मतलब इसके यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो इस पर मैं करवाऊंगा। साथ ही BA सेकंड ईयर से संबंधित वीडियो देखनी है आपको हिंदी साहित्य की, तो आप हमारे दूसरे चैनल BA क्रेकर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है। देखिए मित्रों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। संघर्ष जो होता है वो जीवन का क्या होता है, सार्वभौमिक तथ्य होता है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। क्या स्ट्रगल, तो स्ट्रगल इज क्या है, जो है इन यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट कैसा है, इन लाइफ यानी जीवन का, ठीक। तो जो संघर्ष होता है वो जीवन का सार्वभौमिक तथ्य है, यूनिवर्सल फैक्ट है। संघर्ष के अनेक रूप होते हैं मित्रों, जिनमें से एक रूप है अंतरपीढ़ी संघर्ष। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इससे प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा था कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए, या फिर अंतरपीढ़ी संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न आयामों को स्पष्ट करिए। या फिर पूछ सकता है कि अंतरपीढ़ी संघर्ष किसे कहते हैं, इसकी विवेचना करिए। या फिर इससे आप क्या समझते हैं, इसको तार्किक रूप से समझाइए, ठीक। इस प्रकार से कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकता है। या फिर अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा दीजिए, ठीक। और नए आयामों और जो है नए आयामों की पुष्टि करिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कोई भी प्रश्न अगर अंतरपीढ़ी संघर्ष से रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे वो जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघुत्तरीय हो, चाहे आपका छोटा वाला अति लघुत्तरीय हो, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसमें से लेक्चर लिख के आएंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक। तो रूप से अंतरपीढ़ी संघर्ष, जिनमें एक रूप क्या है अंतरपीढ़ी संघर्ष। संघर्ष क्या होता है, जीवन का सार्वभौमिक तथ्य है। संघर्ष के अनेक रूप होते हैं, जिनमें से एक है अंतरपीढ़ी संघर्ष, इसी पर चर्चा करनी है। अंतरपीढ़ी संघर्ष मित्रों संघर्ष का ही सूचक होता है एवं उसका ही परिणाम है। अंतरपीढ़ी संघर्ष से तात्पर्य है पुरानी एवं नवीन पीढ़ी के बीच में संघर्ष क्या होता है, यानी पुरानी पीढ़ी किस प्रकार से रह रही थी और नई पीढ़ी किस प्रकार से रह रही, इनके दोनों के बीच का संघर्ष। या फिर कोई पुरुष है, उसके दो लड़के या फिर एक लड़का है, तो पुरुष उस पिता और पुत्र के बीच में क्या क्या संघर्ष होते हैं पुरानी परंपरा को लेकर और नई परंपरा को लेकर, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है उसी को अंतरपीढ़ी संघर्ष के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक। यह संघर्ष दोनों पीढ़ियों के भिन्न भिन्न एवं विरोधी हितों को लेकर के पाया जाता है। परिवार से लेकर वर्ग, जाति एवं धर्म तक अंतरपीढ़ी संघर्ष विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। आइए आगे बात करते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न आयाम देख लेते हैं, कौन कौन से आयाम है। तो नई या युवा पीढ़ी और पुरानी या वृद्ध पीढ़ी के बीच में जो पाया जाने वाला भेद अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए काफी सीमा तक उत्तरदायी होता है। जो इन दोनों में भेद पाया था नई पीढ़ी और वृद्ध पीढ़ी में, इनके दोनों के बीच का जो संघर्ष होता है वही अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है।
पुरानी और नवीन पीढ़ी के मूल्यों, विश्वासों, अभिवृत्तियों और व्यवहार प्रतिमानों में काफ़ी अंतर पाया जाता है पुरानी और नवीन के बीच में। ठीक, इसका मूल इसका मूल कारण जो है वो दो पीढ़ियों में समय का अंतर होता है कि उस समय कुछ चीज़ें सही थी, आज के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक, ये कारण है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का सामाजिकरण और उनके व्यक्तित्व का विकास स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व जिस पर्यावरण में हुआ था, आज वह काफ़ी बदल चुका है। वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की गति काफ़ी तीव्र हो गई है। आज सामाजिक संरचना में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। अब प्रदत्त के बजाय अर्जित परिस्थितियों का महत्व बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखेंगे, मैंने फर्स्ट ईयर में 2 लेक्चर आपको बताया होगा, प्रदत्त मतलब परिस्थिति की अवधारणा भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, बोर्ड पे हमने अच्छे तरीके से समझाया है। तो उसमें परिस्थितियाँ कितने प्रकार की होती है? परिस्थितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रदत्त परिस्थिति, एक होती है अर्जित परिस्थिति। तो पुराने ज़माने में प्रदत्त परिस्थिति का ज़्यादा महत्व था, आज के ज़माने में अर्जित परिस्थिति का ज़्यादा महत्व है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब क्या होता है कि जो हमको मिली है हमारे आनुवंशिकता के आधार पर, यानी विरासत के रूप में हमको प्राप्त है। मान लिया आपके पिताजी के पास 20 बीघे खेत थे, वो आपको हूबहू प्राप्त है, तो 20 बीघे खेत आपको प्राप्त हो गए, तो वो प्रदत्त परिस्थिति आपकी है कि आपके पास 20 बीघे खेत है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के पास कोई बीघा खेत नहीं है और उसके लड़के ने क्या किया है, 20 बीघे खेत स्वयं खरीदा है, तो वो क्या होगा, वो अर्जित परिस्थिति के तहत उसके 20 बीघे खेत हैं। ठीक, तो ये होता है। पहले क्या होता था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण है हम, ठीक है, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से होता गया धीरे धीरे, तो आज हम ब्राह्मण हैं। तो ये हमें क्या, ये कैसी परिस्थिति है? ये है कैसी परिस्थिति मित्रों? ये हमारी है जो है प्रदत्त परिस्थिति कि हम ब्राह्मण हैं। और कोई व्यक्ति मान लिया है वो पढ़ लिख के टीचर बन गया। पहले ब्राह्मण का काम क्या था? अध्यापन करना या फिर ये सारी चीज़ें करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना। आज कोई व्यक्ति है शूद्र वर्ग का है या क्षत्रिय वर्ग का है, वैश्य वर्ग का है, वो पढ़ाई लिखाई करके के किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है, तो वो क्या है, वो भी जो है ब्राह्मण के जो है समकालीन माना जाता रहा है पुराने ज़माने से ही। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे, जैसे विश्वामित्र हो गए, ठीक, उसके बाद में और सारे लोग हैं, तो उनका ज़्यादा उदाहरण देंगे तो फिर वो ज़्यादा तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि बीए थर्ड ईयर में जब आप पहुँचेंगे तो वर्ण व्यवस्था विस्तृत रूप से आपको पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या है, वो अर्जित की है अपने द्वारा पढ़ाई लिखाई कर करके, तो वो इस समय जो है उतना चीज़ें हो गया कि वो ब्राह्मण के समकालीन माना जाने लगा। ठीक, तो यही चीज़ें होती है। तो अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति समझ चुके होंगे आप। तो पहले क्या था, प्रदत्त परिस्थिति को ज़्यादा बढ़ावा था, आज के परिवेश में अर्जित परिस्थिति है, तो दोनों के बीच में जाहिर सी बात है संघर्ष तो पनपेगा ही। वही संघर्ष अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है। आज का जो नवयुवक है मित्रों, आज का युवक अपने प्रयत्नों से आगे बढ़ना चाहता है, कुछ स्वतंत्रता चाहता है, अपने लिए स्वयं कुछ निर्णय लेना चाहता है। नया व्यक्ति जो है नई पीढ़ी का, वह पुरानी पीढ़ी की तुलना में उदार और मानवता के दृष्टिकोण से सोचने लगा है। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने उसके जीवन मूल्यों को बहुत कुछ प्रभावित करा है। आधुनिक शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता जो है, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है आपकी, यूरोपीय कंट्रीज़ की सभ्यता है, उससे काफ़ी आजकल हम प्रभावित हो चुके हैं। जैसे आज भौतिकवादी समाज है, आज हम कोई कार्य, आज मान लिया आपके घर में सिलेंडर होगा, आप उस पर खाना बनाते हैं। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है चूल्हे पे खाना बनता था, हम उसका खाना खाते थे। पहले हम मशीनों का उपकरण प्रयोग नहीं करते थे, अपने हाथ से ही कार्य करते थे। पहले बैल से खेत जुताई होती थी, आज किससे होती है? ट्रैक्टर से होती है। और कल्टीवेटर, बहुत सारे जो है यंत्र आते हैं, रोटावेटर वगैरह आ चुके हैं, तो इससे जुताई होती है। तो अब क्या होगा, मान लिया कोई व्यक्ति है बैल से जुताई कर रहा है और कोई व्यक्ति ट्रैक्टर से जुताई कर रहा है, तो जो पुराने वर्ग के लोग हैं वो जो बैल से जुताई करते थे, अब मान लिया वो जोत रहा है खेत, तो वो दिन भर में क्या करेगा, 1 बीघे खेत जोतेगा बैल वाला। लेकिन ट्रैक्टर को कह दिए 1 दिन में तो कितने बीघे जोत सकता है, कम से कम नहीं तो जो है 20-25 बीघे खेत जोत देगा वो 1 दिन में, ठीक, ट्रैक्टर। तो ये होता है दोनों में संघर्ष। अब क्या होगा, बैल वाले व्यक्ति जो है और ट्रैक्टर वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में क्या होगा, संघर्ष होगा। तो इसी संघर्ष को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष के नाम से जानते हैं। तो आप एकदम से व्यवहारिक भाषा में अगर इन सभी चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक, आप अच्छे तरीके से एग्जाम में लिख के आएंगे। तो ये सब क्या है, किसका परिणाम है? पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का परिणाम है। वही बता रहा, औद्योगिकरण हुआ है। औद्योगिकरण वही हुआ कि कल्टीवेटर, हैरो आ गया, ठीक। और नगरीकरण की प्रक्रियाओं ने भी व्यक्ति के जो सामाजिक मूल्य हैं उसको प्रभावित करा है। व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाया है, सामाजिक दृष्टि से उदार बनाया है। सह शिक्षा तथा स्त्री पुरुषों के विविध क्षेत्रों में साथ साथ काम करने से रोमांस पर आधारित प्रेम विवाहों का महत्व बढ़ा है। मतलब ये कि कोई ऑफिस है,
उस ऑफिस में एक पुरुष व्यक्ति काम कर रहा है तो एक महिला व्यक्ति भी काम कर रही है। मान लिया कि 20 महिलाएं हैं और 25 पुरुष भी हैं, तो मान लिया 5 बिना काम के ही हैं, फिर एक दूसरे से ही काम चला रहे हैं, और बाकी के बाकी एक दूसरे से सेट हो जाते हैं उसी में, और प्रेम विवाह भी कर लेते हैं कि भाई तुम भी ऑफिस में नौकरी कर रहे हो, मैं भी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ, दोनों के बीच में तालमेल बैठा, शादी हो गई, आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाती है। बाद में क्या होगा, दोनों लोग साथ ही में रहेंगे, एकाकी परिवार का निर्माण करेंगे, साथ ही में कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहेगा मामला। उसके बाद में क्या होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातों को लेकर के झगड़ा होगा, फिर विवाह विच्छेद की समस्या बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने पहली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में जस्ट में हमने बताया था विवाह विच्छेद के कारण, तो उसमें हमने अच्छे तरीके से समझा था कि नगरीकरण और औद्योगिकरण का किस प्रकार से विवाह विच्छेद पर प्रभाव पड़ता है आज के भौतिकवादी समाज में। ठीक, तो हालांकि प्रेम विवाह यानी गंधर्व विवाह जिसको बोलते हैं, उसका महत्व बढ़ा है, रोमांस भी बढ़ा है, लोग एक ही ऑफिस में स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते थे। पुरानी पीढ़ी में होता था कि लोग अपनी ही जाति में विवाह करें। अभी भी आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था, मतलब कि अगर मैं शुक्ला हूँ तो मैं शुक्ला मतलब मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण वर्ग में ही विवाह करूंगा, कोई क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में ही, वैश्य है वैश्य में, शूद्र है शूद्र में, इसी प्रकार से। ठीक, और एक होता था, पहले आपने दो विवाह पढ़ा होगा, एक अनुलोम विवाह एक प्रतिलोम विवाह। तो वर्ण व्यवस्था चार थी, ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक, चार वर्ण व्यवस्था थी। तो मान लिया अगर कोई ब्राह्मण पुरुष है और क्षत्रिय की लड़की है, तो ब्राह्मण पुरुष है क्षत्रिय की लड़की है, ठीक, अगर दोनों में विवाह हो जाता है तो इस विवाह को क्या कहेंगे, तो एक हो गया कि निम्न वर्ण की, मतलब निम्न वर्ण क्या होगा, क्षत्रिय ब्राह्मण से निम्न वर्ण है, तो अब निम्न वर्ण से अगर कोई लड़की है उच्च वर्ण के जो है व्यक्ति से शादी करती है तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, अनुलोम विवाह। ठीक, अगर मान लिया कोई निम्न वर्ण का पुरुष है और उच्च वर्ण की, मान लिया ब्राह्मण की लड़की है और क्षत्रिय का लड़का है, दोनों में शादी हो गई तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। इसी प्रकार से कोई शूद्र की लड़की है और कोई मान लिया जो है वैश्य का लड़का है, शादी हो गई, कैसा विवाह होगा, तो ये विवाह कैसा होगा मित्रों, तो ये विवाह होगा अनुलोम विवाह, क्योंकि निम्न वर्ण की स्त्री है उच्च वर्ण का पुरुष है, या दोनों विवाह होगा कैसा विवाह, अनुलोम विवाह, मतलब ठीक ठाक विवाह होगा। छोटी जात की स्त्री, आपने पढ़ा होगा कि स्त्रियों को कोई जात नहीं होती, तो इस प्रकार से दो विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह। लेकिन अब क्या होता है, अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह ये सब जो है झंझट सारा खत्म हो चुका है, सभी जाति इधर उधर आपस में शादियां करते हैं। आपने देखा होगा जल्दी ही दो IAS ऑफिसर थे, उनकी शादी हुई थी जल्द में ही, उदाहरण आप समझ सकते होंगे, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता, ना बोलूंगा। शादी हुई, विवाह बीच में विवाह विच्छेद की समस्या आपने देखा होगा, अभी हाल ही में चर्चा में था विषय। ठीक, तो यही सारी चीजें बढ़ती हैं किससे, गंधर्व विवाह से, यानी प्रेम विवाह से। ठीक, तो पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते थे, उनका विवाह अपने माता पिता एवं नातेदारों द्वारा तय होता था, उनके नातेदार रिश्तेदार द्वारा तय किया जाता था पहले जमाने में, अभी भी होता है। किंतु नई पीढ़ी का युवक जाति पाति के बंधनों की चिंता नहीं करता है, और ये सब चिंताएं ना करते हुए मनचाही लड़की से विवाह करना चाहता है, जो उसे मन पसंद हो, मतलब सुंदर हो, सुशील हो, गंभीर हो, इत्यादि हो, मेकअप वगैरह अच्छे तरीके से करती हो, उससे शादी करेगा। ठीक, क्या होगा, तो मन चाहे लड़की से विवाह आज का युवा करना चाहता है, जबकि पुराने पीढ़ी के लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से लड़की देखेंगे कि सुशील हो, लड़की गंभीर हो, लड़की जो है पूजा वगैरह करना जानती हो, या फिर धर्म में विश्वास करती हो अच्छे तरीके से हो, कि वो जो है कल को एक लोटा पानी मांगे सास ससुर तो उसको दे सके। ठीक, तो ऐसा विवाह करना चाहते थे। तो अब क्या होगा, पति जो है जो लड़का होगा और पिता होगा, उन दोनों में संघर्ष तो होगा। लड़का कहेगा नहीं, हम अपनी इस लड़की से शादी करेंगे, मनचाहे लड़की से, और वो क्या करेगा, जो पिताजी होंगे वो कहेंगे नहीं, इस लड़की से नहीं, ये लड़की ज़्यादा एडवांस है, इससे शादी नहीं करेंगे। जो है कोई प्राचीन सभ्यता वाली लड़की से शादी करवा देंगे कि हाँ, ताकि एक लोटा पानी मांगे तो पिता को मिलता रहे, माता को मिलता रहे। ठीक, तो ये समस्या, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष आए दिनों हमेशा बढ़ता रहता है, इसी को अंतर पीढ़ी संघर्ष बोला जाता है। ठीक, जहाँ परिवार जाति और समाज के लोग इससे बाधक बनते हैं, वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। पुरानी पीढ़ी के लोग अपनी पुरानी मान्यताओं के अनुसार अपनी संतानों को व्यवहार करते हुए देखना चाहते हैं जैसे वो करे हुए हैं। ठीक है, जबकि नई पीढ़ी के युवक अपने स्वयं के मूल्यों, अभिवृत्तियों एवं विश्वासों के आधार पर कार्य करना चाहते हैं। जैसे मान लिया सब कहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कि रोड पे क्या करते थे, रोड का जो लाइट जला करता था वहाँ पे बैठ के पढ़ा करते थे। तो आज बहुत सारे लोग उदाहरण देते हैं कि जो है वो ऐसा करते थे, वो वहाँ पे दिया के आगे पढ़ते थे। तो आज भैया दिया मान लिया है, मिट्टी का तेल आ ही नहीं रहा कोटे में, दिया नहीं जल रही, लाइट है तो क्यों लाइट से ना पढ़ें हम, क्यों मिट्टी का तेल जला के जो है दिया से पढ़ेंगे हम।
तो वो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो अब हम उसी के अनुसार भी परिवर्तित हो रहे हैं। अगर परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन नहीं किया गया तो आपका विनाश निश्चित है, ठीक। और आपका लोग मजा ही उड़ाएंगे इधर उधर, आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक। तो वही चीजें हैं, परिवार के वृद्ध सदस्यों को युवा पीढ़ी के सदस्यों का व्यवहार अच्छा ही नहीं लगता है। आज पहले जो जो है लोग बहुत सारी चीजें नहीं किया करते थे। पहले शराब को भी जो है एक हीन भावना से देखा जाता था कि दारू है ये, ठीक, मदिरा है, इसको लोग पान नहीं करते थे पहले के लोग। लेकिन आज देखेंगे सभी वर्ग के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिमों में भी दारू को बैन माना जाता था, कि मतलब वो क्या है, एक प्रकार से कुछ बोला जाता था कि बैन है, मतलब कि उसमें हराम है, ठीक, दारू उसमें क्या है, हराम है। लेकिन सब धड़ल्ले के साथ अब पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब पीते हैं दारू। क्या करते हैं, इंजॉयमेंट का एक साधन है। पार्टी में गए, तुरंत बोतल खुली, फट से ढक्कन खुला, जो है तुरंत मारे, ठीक, तो पिए। तो ये सारी चीज़ें अब क्या हो गई हैं, एक आम भाषा, आम हो गई हैं। लेकिन पुराने लोग जो अभी भी हैं, जिनकी पैदाइश 1900 जो है 75 77 इन सब की है, या फिर और पहले के हैं, 50 की है, 54 की है, वो सभी लोग जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ये बताओ ऐसे दारू पी रहे हैं, ठीक। तो वे इसका विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी एवं नवीन पीढ़ी में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती, छात्र नवीन पीढ़ी का और शिक्षक पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। आज नई पीढ़ी के आदर्श शिक्षक नहीं है, बल्कि अभिनेता, खिलाड़ी, मतलब आज की नई पीढ़ी की मैं बात करूं तो आदर्श पहले क्या हुआ करते थे, शिक्षा हुआ करती, जैसे पहले के आदर्श हम लोगों के, जैसे रामचंद्र जी बहुत लोगों के आदर्श थे, स्वामी विवेकानंद थे, ठीक है, राजगोपालाचारी थे, महात्मा गांधी थे, ये सारे के सारे कैसे थे, आदर्श थे पुराने लोगों के। लेकिन अब आजकल के आदर्श कौन बन रहे हैं, अभिनेता हैं, जैसे कि अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक, अजय देवगन, ठीक, किसी के जो है वरुण धवन है, किसी के टाइगर श्रॉफ है, विद्युत जामवाल है किसी के। तो इस प्रकार से अभिनेता अब आदर्श बन रहे हैं लोगों के, लड़कों के, ठीक। लड़कियों के तो तमाम सारी हीरोइनें होंगी, आलिया भट्ट हैं, जो है करिश्मा कपूर तो थी पहले, लेकिन उनको ज़्यादा कोई लोग नहीं, लेकिन नई नई जो आती हैं, ठीक, जैकलीन वगैरह हैं, ठीक। ये इन सबको जो है लेडीज लोग आदर्श मानती हैं, और उन्हीं के हिसाब से करती हैं। हाँ, वो यहीं तक कपड़ा पहनी थी, ठीक, घुटने तक, तो हम भी घुटने तक ही कपड़ा पहनेंगे। या फिर उनकी जो है हाथ की बाहीं जो है छोटी थी, तो हम भी वहाँ तक ही कपड़ा सिलवाएंगे, वैसा ही कपड़ा पहनेंगे। तो वो चीज़ें क्या करती हैं, अब उनको आदर्श मानती हैं। खिलाड़ियों को आदर्श लोग मानते हैं, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी इत्यादि को जो है लोग मानते हैं, ठीक। नेताओं को मानते हैं कि मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी को मानते हैं। व्यापारियों को मानते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को आदर्श मानने लगे हैं लोग। लेकिन पहले लोग शिक्षक को ही आदर्श मानते थे, ठीक। शिक्षक भी छात्रों को संस्कारित करने और उनका चरित्र निर्माण करने में विभिन्न कारणों से आज असमर्थ रह रहे हैं, क्योंकि नैतिक मूल्यों का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, और सांस्कृतिक विघटन की वजह से आज की युवा पीढ़ी भ्रमित सी होती जा रही है। इस भ्रमपूर्ण स्थिति में दो पीढ़ी के बीच के मूल्यों में संघर्ष होता है, और तनाव व असंतोष बढ़ता ही रहता है। अगर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एक व्यक्ति आते हैं, समाजशास्त्री, उनका नाम है प्रोफेसर दामले, यानी डॉक्टर दामले। डॉक्टर दामले का विचार है कि नवीन पीढ़ी स्वयं उठकर अपना पृथक अस्तित्व या व्यक्तित्व बनाना चाहती है, पर समाज की अनेक स्थितियां उनके मार्ग में बाधा बनती चली जाती हैं, ठीक। राजनीतिक परिवर्तन तथा औद्योगिक तकनीकीकरण ने युवकों के दृष्टिकोण में बदलाव उत्पन्न किया है, जिससे युवकों की आस्था परंपरागत मूल्यों और परंपराओं के प्रति कम होती चली गई है। पुराने मूल्यों का प्रभाव कम हुआ है, और नवीन मूल्यों की स्थापना अभी नहीं हो सकी है। अतः कहा जा सकता है कि वर्तमान काल दो विरोधी मूल्यों का संघर्ष काल है, जो नई व पुरानी पीढ़ी के लिए संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। पहले लोग जो है संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी साहित्य या फिर हिंदी के प्रति पढ़ते थे, या फिर बहुत सारी पुरानी सभ्यताओं को मानते थे, ठीक। धोती कुर्ता पहनते थे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग पैजामा टोपी वगैरह पहनते थे। अब पाश्चात्यकरण सभी का हो रहा है, मुस्लिम लोग पैंट बूशर्ट टाई लगा के निकल रहे हैं, हिंदू लोग भी पैंट बूशर्ट टाई टी शर्ट और नए नए प्रकार के लोअर वगैरह पहन रहे हैं, ठीक। तो विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनने, पहले क्या होता था, धोती कुर्ता गमछा, तीन चीजें होती थी जो एक हिंदू व्यक्ति पहनता था, सनातन धर्म के लोग पहनते थे। लेकिन अब पैंट शर्ट टाई कोट इत्यादि पहनने लगे हैं, और वो अपने आप को जो है सूट वूट, जब आप आधुनिक अवधि कविता पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में, तो उसमें बहुत सारे कवियों ने इसका व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत करा है।
तो इस समय वर्तमान पीढ़ी अगर बात की जाए, हालांकि अब वर्तमान पीढ़ी में जो है संघर्ष काफ़ी कम होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे नई नई तकनीकी व्यवस्था आ चुकी है। तो अब लोग समझ चुके हैं कि अब इनको रोकने से कोई चीज़ काम नहीं होगा, कि अब धोती पहनो, तुम कुर्ता पहनो। अब उनको रोक नहीं सकते, अब वो पैंट शर्ट ही पहनेंगे। ठीक, तो अब देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले अंतरपीढ़ी संघर्ष कैसे हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या है कि जातीय क्षेत्र पर अंतरपीढ़ी संघर्ष। जातीय क्षेत्र पर अंतरपीढ़ी संघर्ष देख लेते हैं मित्रों हम। उसके बाद में देखेंगे धार्मिक क्षेत्र में, उसके बाद में देखेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष वर्ग के संदर्भ में, उसके बाद में हम देखेंगे और भी 2-3 के बारे में, जो कि जो है नॉर्मल चीजें हैं। चलिए, तो जातीय क्षेत्र में अंतरपीढ़ी संघर्ष देखेंगे तो प्राचीन समय में मित्रों कुछ जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता था, जबकि आज वर्तमान पीढ़ी ने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष देखा जा सकता है। आज के पहले क्या था, 50 मान लिया आरक्षण को मैं ले लूं, आरक्षण पहले दिया गया था 10 साल के लिए। आज आरक्षण 10-10 साल सभी राजनीतिक पार्टियां बढ़ा रही है, तो अब लगभग जो है सभी वर्ग वर्ग और सभी जातियां बराबर कंडीशन में आ गई हैं। अब अगर आरक्षण देना है तो जो है आर्थिक हिसाब से आरक्षण देना चाहिए। अब लेकिन क्या है, आरक्षण अभी भी उसी जो है पैटर्न पर आधारित है, उसी को आधार बनाया गया है कि जाति जाति को आधार बना करके दिया गया है। तो अब दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति आए दिनों बनी रहती है। कोई आरक्षण विरोधी नारा लगाता है, कोई आरक्षण समर्थन में नारा लगाता है। तो ये दोनों के बीच में संघर्ष, तो ये जातीय स्तर पर संघर्ष आज के भौतिकवादी समाज में देखने को मिलता है, जो कि आरक्षण को लेकर के है। ठीक, दूसरा देखते हैं धार्मिक क्षेत्र में। पहले के समय में विभिन्न धर्मों के लोगों में समन्वय पाया जाता था। आज के समाज में लोग राष्ट्रीय हितों को तिलांजलि देकर अपने धर्मावलंबियों के अलावा अन्य लोगों से उपेक्षित व्यवहार व घृणा करते हैं, जिसके कारण धार्मिक संघर्ष होते हैं, जिन्हें हम सांप्रदायिक संघर्षों के रूप में देख सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, दोनों में जो है ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ करता था धर्मों के नाम पर। क्या हुआ करता था, दोनों में सम्मानात्मक रूप हुआ करता था। बहुत पहले की मैं बात करूं, लेकिन पहले भी झगड़ा हुआ करता था। लेकिन आज क्या है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी कोई से मान लिया, मैं कांग्रेस की बात करूं तो मुस्लिमों को थोड़ा बहुत उकसाएगा, उनका समर्थन करेगा। बीजेपी जो है वो हिंदुओं का समर्थन करेगी। या फिर और भी बहुत सारे जो है राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनका, जैसे मायावती जी हैं, वो दलित पार्टियों का समर्थन करेंगी। और भी बहुत सारे जो है राजनीतिक वर्ग हैं, जो अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्मावलंबियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक, तो उनका वोट बैंक मजबूत हो रहा है। तो इसके बारे में क्या होता है, राजनीति के कारण से सामाजिक प्रभाव लोगों पर पड़ता है, और राजनीतिक प्रभाव सामाजिकता को बदल भी देता है। दोनों में क्या होता है, संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि हिंदू मुस्लिम दोनों संघर्ष होता है। अभी हाल ही में सीएए का मुद्दा उठा था। उन दोनों में देखेंगे आप, जो है दिल्ली में एक तरफ की जनता जो थी वो सीएए का समर्थन कर रही थी, दूसरी ओर सीएए का विरोध हो रहा था। देखेंगे ये क्या है, ये एक राजनीतिक जो है कला है। लोग एक, जैसे बीजेपी ने कहा सीए का समर्थन, बीजेपी के जो थे वो सीए का समर्थन कर रहे थे, या फिर अन्य पार्टियों के लोग भी सीए का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो उसके विरोधी थे, वो जो विभिन्न पार्टियां थी, वो उकसा दी थी मुसलमानों को, और वो वहाँ पे जो है क्या कर रहे थे, सीए का विरोध कर रहे थे। ठीक, आपको दूसरे देश के मुसलमानों से क्या मतलब है? आप अपने देश में हो, अपने देश में मुसलमान इतने सुरक्षित हैं, उतने किसी भी देश में नहीं है। आए दिनों पाकिस्तान में शिया सुन्नी के बीच में झगड़ा हुआ करता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, मुस्लिमों के ही। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में मुस्लिम सबसे सुरक्षित है। पूरे दुनिया की मैं बात करूं तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम अगर सुरक्षित हैं तो किस में है, इंडिया में ही सुरक्षित हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो धार्मिक क्षेत्रों में भी क्या होते हैं, संघर्ष इसी प्रकार से पनपते रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष वर्ग के संदर्भ में देखते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष वर्ग के रूप में वर्ग होता है, 2 वर्ग होते हैं। ठीक, संघर्ष में अलग अलग वर्गों के बीच में देखने को भी मिलता है। नगरीकरण के प्रभाव के कारण समाज में अनेक वर्ग उच्च हो गया है। निम्न, मध्यम आदि 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, जिनमें अपने हितों को लेकर के संघर्ष होता रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक उच्च क्लास फैमिली होती है, और एक निम्न क्लास फैमिली होती है। तो तीनों के बीच में लगातार क्या होता है, प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तीनों के बीच में संघर्ष बना रहता है। ज़्यादातर पहले पुराने जमाने में देखेंगे तो सर्वहारा वर्ग, कुलीन वर्ग, ठीक है, चर्च वर्ग, इन सब के बीच में क्या होता था, संघर्ष की भावना उत्पन्न हुआ करती थी। तो उसी प्रकार से आज भी है इस प्रकार के संघर्ष। चौथा आधार देख सकते हैं कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में शारीरिक अंतर अस्पष्टता अलग होते हैं। जब वे प्रजातियां संपर्क में आती हैं तो संघर्ष भड़क जाते हैं, जैसे गोरी और काली प्रजाति का संघर्ष।
जैसे कि एक व्यक्ति काला है, एक काला है, गोरा है, तो दोनों के बीच में मतभेद होता है। जैसे कि मान लिया कोई इंग्लैंड का आएगा तो वो गोरा है, कोई भारत के दक्षिण का है या फिर अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका का है तो वो काला है। जैसे कि मान लिया बता कसिगो रबाडा, कसिगो रबाडा हो गए। और दक्षिण अफ्रीका की मैं बात करूँ मोइन अली, तो मोइन अली गोरे हैं और कसिगो रबाडा जो है ये क्या है, ये काले हैं। दोनों के बीच में क्या होगा संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका के हैं या नहीं है वो अलग का मैटर है, इंग्लैंड के शायद है कसिगो रबाडा। तो इंग्लैंड में देखिए वो काले हैं लेकिन उनको जगह मिली टीम में, ठीक। तो इसी प्रकार से क्रिस गेल वगैरह हैं एकदम काले हैं, विराट कोहली भी अपने गोरे हैं, फिर और बहुत सारे क्रिकेटर हैं ऐसे गोरे हैं वो काले हैं। तो उनके बीच में क्या होता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत मनमुटाव या फिर संघर्ष रहता है। लेकिन आज के भौतिकवादी समाज में क्योंकि लोगों को साथ में ही खेलना है तो लोगों के बीच में आपको संघर्ष नहीं देखने को मिलता है, ठीक। लेकिन किसी देश में मैं वहाँ की बात करूँ जो अब जो है जिसमें सबसे क्रिस गेल किस देश का खिलाड़ी है, तो क्रिस गेल का कोई मतलब वो देश नहीं है, एक भले क्या नाम है उसका, जैसे वेस्ट इंडीज का है वो क्रिस गेल, ठीक। तो वेस्ट इंडीज का कौन है, क्रिस गेल है। अब क्रिस गेल काला है और उसके बाद में और सारे लोग उसमें गोरे भी हैं। तो उसमें क्या होता है जब जो है वेस्ट इंडीज की टीम गठित की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है 6 लोग जो है गोरे होंगे तो 4 लोग उसमें काले भी टीम में शामिल होंगे, ठीक। इसी प्रकार से ऐसे ही अफ्रीका वाली टीम भी है, ठीक। साउथ अफ्रीका की भी ऐसी टीम है कि 6-4 का रेशियो रहता है काले गोरे का। तो ये सब खत्म करने के लिए ही रखा गया कि अंतरपीढ़ी संघर्ष ना बढ़े, ठीक। आगे हम बात करते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष को हम विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाला संघर्ष सिद्धांतों, नीतियों, कार्यक्रमों के आधार पर शांतिमय तरीके न अपनाकर एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त अंतरपीढ़ी संघर्ष के विभिन्न आयाम होते हैं। विभिन्न आयाम हमने बताए 5 आयाम लगभग आपको बताए मित्रों, ठीक। अब यहाँ पे जो 5वां आयाम है देखिए CAA का, यहाँ पे उदाहरण आप ले सकते हैं। तो एक वर्ग क्या है, राजनीतिक दलों के कारण से एक वर्ग क्या है CAA का समर्थन कर रहा है CAA का, और दूसरा वर्ग वहीं पे CAA का विरोध कर रहा है, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहा है एक वर्ग। दूसरा वर्ग क्या कर रहा है, उसी का जो है समर्थन कर रहा है। तो दोनों किसके उकसाने से हुआ है, राजनीतिक पार्टियों के उकसाने से हुआ है, ठीक। तो ये भी एक संघर्ष की भावना को जन्म देता है। तो मित्रों आपने समझा कि अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या होता है और पूरी तरीके से जाना कि अंतरपीढ़ी संघर्ष में विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, इन सभी के बीच में किस प्रकार से संघर्ष होता है। और विभिन्न आयामों में जाति क्षेत्र में अंतरपीढ़ी संघर्ष देखा, धार्मिक क्षेत्र में अंतरपीढ़ी संघर्ष देखा, अंतरपीढ़ी संघर्ष वर्ग के संदर्भ में आप लोगों ने देखा, प्रजाति के संदर्भ में देखा और राजनीतिक पार्टियों के संदर्भ में भी आपने देखा। विभिन्न आयामों को आपने समझा, जाना और उसका विश्लेषण हमारे द्वारा किया गया, आपके द्वारा समझा गया। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उस वीडियो में हम बात करेंगे बुजुर्गों की समस्या पर, ठीक।